हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपका नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है कि जैसे मैंने आपके लिए बता रखा था कि आपका हाइड्रोलिक्स का लेक्चर स्टार्ट होगा, लेकिन आज वो दिन आ ही गया कि आज आपका हाइड्रोलिक्स का एक पहला लेक्चर होने वाला है। तो स्टूडेंट देखो, जैसे कि कुछ देरी हुई हाइड्रोलिक्स स्टार्ट करने में, लेकिन आज से ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, अब जो लेक्चर होंगे आपके हाइड्रोलिक्स के डे बाई डे एक टाइम के अकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं बता के चलूंगा आखिरकार ये हाइड्रोलिक्स जो होता है कौन कौन सी ब्रांचों के पास ये सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक्स सिविल और मैकेनिकल वालों के पास सेकंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता है। सिविल वालों के पास ये थर्ड सेमेस्टर में होता है, लेकिन मैकेनिकल वालों के पास ये सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आता है। स्टूडेंट्स देखो, सब्जेक्ट चाहे सिविल वालों का हो या मैकेनिकल वालों का हो, सिलेबस सबका लगभग सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन कंपटीशन जब कभी भी आप किसी भी जेईई एग्जाम के अंदर बैठते हो तो वो ये नहीं देखता है कि आखिरकार सिविल वाले का पोर्शन है या मैकेनिकल वाले का, एटलीस्ट का दोनों का यानी जो आगे चल के पोर्शन हो जाता है वो सेम हो जाता है, यानी सारे के सारे टॉपिक आपकी मिलते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, देखो जो टॉपिक होंगे आपके एक अच्छे से अच्छे करा के चलेंगे। तो अगर आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल की लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो बात करिए चलेंगे आखिरकार हाइड्रोलिक्स क्या होती है, कि आखिरकार हाइड्रोलिक्स कि किसके अंतर्गत आती है। आखिरकार मैकेनिक्स मैं बता के चलूंगा। आखिरकार देखो एक बेहतर कंटेंट होगा और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसके बारे में एक डीपली से डीपली नॉलेज दी जाए। क्यों? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपके लिए बहुत सारी नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी सहायता से अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो तो हमेशा उसके अंदर 15 प्लस या 10 प्लस क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स इस बुक के बारे में जानकारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं आखिरकार हाइड्रोलिक्स होती है तो क्या होती है। तो स्टूडेंट देखो, मैं बात करके चलूंगा कि आखिरकार हाइड्रोलिक्स होती है, तो उससे पहले मैं बता के चलूं कि देखो हमेशा हाइड्रोलिक्स जो होती है मैकेनिक्स का एक पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? एक मैकेनिक्स का ही एक पार्ट होती है। जैसे सबसे पहले क्या आती है? मैकेनिक्स आती है। भैया हम ये नहीं जानते हैं आखिरकार कि मैकेनिक्स होती है, तो मैं कह रहा हूं इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक्स के लिए क्या कहते हैं? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड भी कह देते हैं। अगर आप देखो देखना चाहो क्या आखिरकार मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कब कैसे कैसे आती है, तो आप मेरा मैकेनिक्स का लेक्चर जाके फर्स्ट लेक्चर आप उससे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके अंदर देखना कि अगर मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड कैसे कैसे आती है, मैकेनिक्स किसे कहते हैं, सारी चीज उसके अंदर डिस्क्राइब अच्छे से मैंने कर रखी है स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैं बेसिकली बता देता हूँ ठीक है। आखिरकार मैकेनिक्स क्या होती है? यानी कोई बॉडी होती है और उस पर यदि फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा उसके बारे में स्टडी, किसी बॉडी पर लग रही फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं मैकेनिक्स कहते हैं स्टूडेंट। और यदि किसी बॉडी पर फोर्स किसकी सहायता से लग रहा है? किसी फ्लूइड की सहायता से लग रहा है, यानी किसी बॉडी पर यदि फोर्स किसी फ्लूइड की सहायता से लग रहा है और उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी किसी बॉडी पर यदि फोर्स किसी फ्लूइड की सहायता से लग रहा है और उसके बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमेशा वो क्या कहलाती है? आपकी मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड या हाइड्रोलिक्स कहलाती है स्टूडेंट। समझ में आया नहीं आया? तो देखो ये तो एक आपके आखिरकार ये मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड भी कहती है, तो ऐसे करके एक डेफिनेशन भी बन जाती है। तो उससे पहले मैं आपके लिए देखो एक सिंपल वे में हाइड्रोलिक्स की एक डेफिनेशन बताऊंगा जिसे आप अच्छे से याद कर सकते हो, यानी कोई डिप्लोमा वाला हो या कोई भी हो तो हमेशा ध्यान रखना कि आखिरकार कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर के अंदर क्वेश्चन के लिए डिप्लोमा के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, देखो हाइड्रोलिक्स मैंने लिखा कि आखिरकार हाइड्रोलिक्स लिखा है कि क्या लिखा? हाइड्रोलिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, हाइड्रोलिक्स जो है ना हमें ये दो शब्दों का एक मिला हुआ एक शब्द है, इसमें दो चीज छुपी हुई है और दोनों को मिला करके एक बना दिया गया है। अब हम कहेंगे भैया आखिरकार दोनों चीज में से आखिरकार अलग है क्या चीज? अलग कौन कौन सा है? तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखना, इसे दो पार्टों में ब्रेक करते हैं। कौन कौन से में? दो पार्ट कौन कौन से होंगे? एक होता है आपका हाइड्रो, यानी हाइड्रो, और दूसरा होता है इसमें लिक्स। इसमें हाइड्रो का अर्थ होता है, भैया आप कहोगे भैया हाइड्रो का अर्थ क्या होता है और लिक्स का अर्थ क्या होता है? तो मैं कहूंगा आपसे ध्यान रखना कि हाइड्रो का अर्थ इसमें क्या होगा? पानी, और लिक्स का मतलब क्या होता है? पाइप। यानी कितना क्या होता है? पाइप। यानी हाइड्रोलिक्स के अंदर क्या करते हैं? पानी के साथ साथ पाइप में उसके फ्लो होने का भी अध्ययन करती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी हाइड्रोलिक्स में क्या होगा? पानी के साथ साथ उसके किसी पाइप में फ्लो होने का भी अध्ययन करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक्स कहते हैं। मैंने कहा ध्यान रखना, हाइड्रोलिक्स कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक ऐसा शब्द है जिसमें हम बताएंगे दो शब्द कौन कौन से होते हैं? हाइड्रो तथा लिक्स। जिसमें हाइड्रो का अर्थ क्या होगा? पानी होगा, लिक्स का मतलब क्या होगा? आपका पाइप होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आखिरकार हाइड्रो का अर्थ क्या होगा, पानी, और इसका मतलब क्या होगा, पाइप, यानी पानी के साथ साथ उसके किसी पाइप में फ्लो होने का भी अध्ययन करते हैं तो वह कहलाती है आपकी हाइड्रोलिसिस कहलाती है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अच्छे से सुनना। यानी हाइड्रोलिसिस क्या होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पानी के साथ यानी द्रव के साथ साथ उसके किसी पाइप में बहने का भी अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। या हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जैसे मैंने अभी इस ग्राफ के अगर बताया कि आखिरकार हाइड्रोलिसिस क्या है, कि यानी हाइड्रोलिसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है जिसमें दो शब्द हाइड्रो तथा लिक्स, जिसमें हाइड्रो का अर्थ पानी तथा लिक्स का मतलब पाइप है, जिसमें पानी के साथ साथ पाइप में बहने का भी अध्ययन करते हैं कि आखिरकार पानी का जो फ्लो होगा वो किस प्रकार होगा, लैमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, कंप्रेसिबल होगा, इनकंप्रेसिबल होगा। यानी ये सभी चीज आपके लिए आगे चल के टॉपिक यानी आगे लेक्चर होंगे उनके अंदर सब चीज पता चलेगी, तो ये चीज देखते रहना। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखो जैसे जैसे मैं चार्ट बनाऊं किसी भी चीज का, आप हमेशा उस चीज के लिए चार्ट बेस याद रखा करो, चार्ट बेस अगर चीज याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ी बहुत आसानी होगी, यानी चीज बिना टाइम एक्सपेंड किए यानी अच्छे से आसानी से जल्दी याद हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस चीज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते हैं, मैंने बताया आखिरकार हाइड्रोलिसिस क्या होती है। अब देखो हाइड्रोलिसिस के बाद हम सीधे बात करते हैं आखिरकार हाइड्रोलिक्स के अंदर मैंने बताया आखिरकार एक पानी की बात कही, तो पानी आप जानते हो एक लिक्विड कंडीशन में होता है, तो लिक्विड जो होता है आप भी जानते हो कि भैया हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड जो होती है फ्लूइड की क्या होती है, अवस्था होती है, एक स्टेज होती है कि आखिरकार फ्लूइड कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, फ्लूइड। मैंने बताया कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड की तो एक कंडीशन होती है लिक्विड, और उस लिक्विड में क्या आता है, पानी आता है। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए आखिरकार ये फ्लूइड होता है तो क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट मैं बताऊंगा आखिरकार फ्लूइड क्या होता है, इसकी ध्यान रखना। दो डेफिनेशन आपके लिए मैं बता के चलूंगा, जिसमें आपने सबसे पहले एक पढ़ रखी होगी, इसे हम कहते हैं, मैं कहूंगा फ्लूइड के लिए हिंदी में कहते हैं तरल। क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो मैं कहूंगा आखिरकार ये तरल क्या होता है, तो आप जानते हो भैया जिसमें बहने की गुण होता है वही तरल कहलाता है। यह चीज तो आपके लिए पता होगा क्योंकि आप ये चीज शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, हाई स्कूल 10th वगैरह के अंदर आप हमेशा पढ़ते आएंगे जिसमें दे रखा होता है, और आपने बहुत से बच्चे डिप्लोमा में कर रखे हो जिन्हें पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, अब याद कर सकते हो। यानी तरल क्या होता है, यानी जिसके अंदर बहने का गुण हो, यानी जो चीज जिसके अंतर्गत वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है, एनवायरमेंट जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होगी, वही से हम क्या कहते हैं, तरल कह देती है। अब समझ में ये तो चीज होगी डेफिनेशन छोटी सी, यानी जिसमें बहने का गुण होगा उसे हम क्या कह देती है, तरल कह देती है। हम कहेंगे जिसमें बहने का गुण होता है, जिसमें बहने का गुण होता है, ऐसे लिख सकते हो, वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है, उसे ही क्या कहती है, तरल कहती हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लेना। तो ये तो होती है सिंपल लैंग्वेज जो आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो अभी तक। अब देखो दूसरी डेफिनेशन आखिरकार क्या होती है, उस चीज के बारे में बता के चलेंगे। आखिरकार फ्लूइड मैंने बताया कि एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है, हमेशा ध्यान रखना। जब कभी डिप्लोमा के अंदर जो होता है, एक हमारे बहुत सारी चीज समझानी होती है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ऐसा होता है कि यानी कोई चीज ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है तो उस चीज से हमारे नंबर जो होते हैं थोड़े अच्छे आते हैं। और ध्यान रखना डिप्लोमा वाले जितने भी बच्चे इस लेक्चर के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ध्यान रखना मैं जो चीज में बताऊंगा उसमें से 100% होगा कि आपका 5 नंबर का पेपर जरूर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो टॉपिक आने वाले के चांस होंगे वो मैं आपके लिए बताते चलूंगा, यानी लेक्चर बाय लेक्चर के आखिरकार ये वाली चीज के अंदर पेपर आने की चांस ज्यादा होती है। तो कोई भी डिप्लोमा वाला हो या कोई कंपटीशन वाला हो, यानी उसके लिए सारा कंटेंट होगा, अच्छे से करा के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या आखिरकार मैंने बताया कि आखिरकार ये तरल क्या होता है, यानी वह पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं, हम तरल कहते हैं। तो आखिरकार देखो बात करते हैं, मैं कह रहा दूसरी डेफिनेशन भी होती है। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। मैं कहूंगा तरल वह पदार्थ होता है, ध्यान से सुन लो एक बार बाद में लिखेंगे, यानी तरल वह पदार्थ होता है जिस पर थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने पर, यानी जिस पर थोड़ा सा भी यदि शियर फोर्स लगाया जाता है तो वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है। यानी वह पदार्थ जिस पर
थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने के कारण वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है, और वह जब तक डिफॉर्म होता है जब तक कि लगाया गया शियर फोर्स हटा ना लिया जाए। तो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, यानी तरल वह पदार्थ होता है, तरल वह पदार्थ होता है जिस पर थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने के कारण वस्तु के आकार में आया हुआ परिवर्तन फोर्स हटाने, सॉरी दोबारा से रिपीट करता हूं, कुछ भूल गया। यानी शियर फोर्स क्या है, तरल क्या होता है, तरल एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पर थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने पर वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है, और वह तब तक डिफॉर्म होता है जब तक कि लगाया गया शियर फोर्स हटा ना लिया जाए। तो स्टूडेंट्स उसे ही क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो देखो मैं इस पर लिख देता हूं, तो हम कहेंगे तरल वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जिस पर थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने पर वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है, और वह तब तक डिफॉर्म होता है, और वह तब तक डिफॉर्म होता है जब तक कि लगाया गया शियर फोर्स हटा ना लिया जाए। उसे ही क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। स्टूडेंट आपके दोनों देखो डेफिनेशन समझ में आएंगी, या तो आप इसे याद कर सकते हैं या इसे याद कर देंगे, लेकिन डिप्लोमा वाले यदि इसके लिए याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो थोड़ी डेफिनेशन लंबी होती है तो लेकिन अच्छा रहता है, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर हमारी थोड़ी ज्यादा लिखनी होती है स्टूडेंट्स। तो उस चीज के बारे में देखते रहना, क्या क्या मैं बताऊंगा कि देखो कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी पेपर के अंदर लिखना, तो उस चीज के लिए ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। तरल वह पदार्थ होता है जिस पर थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाने पर वह लगातार डिफॉर्म होता रहता है, और वह तब तक डिफॉर्म होता है जब तक कि लगाया गया शियर फोर्स हटा ना लिया जाए। तो उसे ही क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि आपके लिए इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को रोक के उसे उतार सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया होगा आप लोगों ने। इसे रफ करते हैं, इससे आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। देखो हमारे लिए पता चला कि आखिरकार तरल होता है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें बहने की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार तरल इसका मतलब बहता, तो हम भी जानते हैं कि भैया अगर गैस भी बहती है, जल भी बहता है, पेट्रोल भी बहती है, डीजल भी बहती है, ये सारी चीज इसके अंदर फ्लो होती है नहीं होती है। तो अब बात करते हैं आखिरकार तरल जो होता है ना, कुछ उसके टाइप्स होते हैं, यानी फ्लूइड की होती है, उस चीज के बारे में मैंने आपके लिए बताया। तो स्टूडेंट्स बात देखो, तरल जो होता है ना, एक मैटर यानी एक पदार्थ की एक कंडीशन होती है, या कह सकते हैं द्रव्य की एक अवस्था होती है। तो द्रव्य हम जानते हैं, द्रव्य जो होता है पदार्थ की क्या होती है, एक कंडीशन होती है, मैटर की एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो मैटर आखिरकार कितने प्रकार का होता है, द्रव्य, ध्यान रखना, जैसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं मैटर। ठीक है, तो इसे कहते हैं ठोस, द्रव व गैस व वाष्प भी कह देते हैं ऐसी चीज के लिए, यानी ठोस, द्रव, गैस व वाष्प भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये गैस के लिए यानी वाष्प जो होती है गैस के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते हैं क्या कि ठोस जो होता है, ध्यान रखना वो तरल नहीं होता है। मैंने कहा तरल जो होता है, तरल जो होता है वो एक मैटर की एक कंडीशन होती है, यानी उसके अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करेंगे कि जिसके अंदर मैंने बताया था बहने की प्रॉपर्टी होगी। ठोस क्या कोई बहता है, अरे आपने देखा होगा लकड़ी कोई बहरी होती है, तो यानी ऐसी चीज होती है कि बोर्ड बह जाएगा, बोर्ड तो स्थिर रहेगा ना, जब ये रखा है तो ऐसे रहेगा। तो यानी जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो भैया इसका मतलब द्रव के अंतर्गत क्या कहते हैं आपके, देखो पानी आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, ये सभी चीज किसका है, जिन लिक्विड फॉर्म में जो चीज पाई जाती है, ग्लिसरीन वगैरह सारी चीज जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपके द्रव कहलाती है। और गैस व वाष्प,
जो आपकी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मेथेन, सारी जो गैस या स्टीम वगैरह होती है वो किसके अंदर आती है, गैस में वाष्प के अंदर आती है। यही चीज क्या होती है आपकी, इनके अंदर फ्लो यानी फ्लो होते हैं। जब फ्लो होती है तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी, तरल कहलाती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। क्या आखिरकार द्रव्य जो होता है, द्रव्य की 3 कंडीशन होती है, ठोस, द्रव, गैस तो वाष्प। ठीक है, प्लाज्मा भी होती है, मैंने आपके लिए बताया था। ठीक है स्टूडेंट, यानी सुनना होता है वो तो यानी एक चौथी कंडीशन भी होती है प्लाज्मा, जो हमेशा ही कंपटीशन के अंदर यदि क्वेश्चन पुटअप होता है कि यदि ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि द्रव्य की कितनी अवस्था होती है, तो हम क्या चलेंगे, ध्यान रखना द्रव्य की जो अवस्था होती है, अगर ऑप्शन में दे रखा है 1 2 4 इनमें से कोई नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना हम कह के चलेंगे 4 होती है। लेकिन यदि 3 नहीं दे रखा है तो, लेकिन क्या रखा है 1 2 3 और 5, तो ध्यान रखना 3 को टिक करके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चौथी होती है प्लाज्मा भी होती है, जो आप शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज आपके लिए पता चल गया होगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए बताया आगे का द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के अंदर क्या द्रव्य की कंडीशन होती है, कौन सी, ठोस, द्रव, गैस तो वाष्प। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करके द्रव गैस जो जिसके अंदर बहने की प्रॉपर्टी होती है तो तरल होते हैं, तो द्रव भी बहते हैं, गैस तो वाष्प भी बहती है। जबकि दोनों चीज बहती है तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी, तरल कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी तरल द्रव्य तो होते हैं, लेकिन सभी द्रव्य तरल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले द्रव्य छूट गए ना, तो समझ में आया ना, तो हम कहेंगे सभी तरल द्रव्य तो होते हैं, मैटर तो होते हैं, लेकिन सारे मैटर फ्लूइड नहीं होते हैं। समझ में आया ना, यानी इसी क्या कहते हैं, इंग्लिश में फ्लूइड कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो। तो देखो बात चल के आ रही है आखिरकार एक तरल के ऊपर के, आखिरकार ये फ्लूइड होता है तो क्या चीज होती है, मैंने आपके लिए बताया, और आखिरकार कहां से ये निकल के आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अब बात करते हैं कि आखिरकार फ्लूइड जो होता है वो कौन कौन सी इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना कि ये बहुत एक डिप्लोमा वालों के लिए या बेसिक कंपटीशन वालों के लिए बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं इस वाली क्लासिफिकेशन और फ्लूइड के अंदर से, आखिरकार ये फ्लूइड कौन सा होता है, तो उसका नाम भी पूछ लेता है, डेफिनेशन दे रखी होती है, और उसके बाद पूछ लेता है कि करिए कौन सा फ्लूइड पाया जाता है, यानी कौन सा फ्लूइड होता है, उस चीज के बारे में ध्यान रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, तो स्टूडेंट वो बात करते हैं आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कि फ्लूइड का वर्गीकरण जो किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रखना, पहले मैं चार्ट बेस से बताऊंगा, उसके बाद सारे एक बारी बारी से डेफिनेशन बताते चलूंगा, क्योंकि इस पे लिखूंगा तो ध्यान रखना बहुत टाइम लगेगा स्टूडेंट, तो जिससे वीडियो आपकी बहुत लंबी होगी, इससे अच्छा है कि मैं स्लो बोल दूंगा, धीमे धीमे बोलूंगा, लेकिन आप लोग नोट कर लेना उस चीज के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बात करते हैं कि आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कि फ्लूइड का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान रखना, हम कहेंगे निश्चित कभी भी मत कह देना कि इतने प्रकार से किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि डिप्लोमा के एग्जाम के अंदर आपके लिए याद नहीं रहे, तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कहेंगे चलेंगे कि क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो फ्लूइड का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से होती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले कहते चलेंगे बेस ऑन कंप्रेसिबिलिटी, बेस ऑन कंप्रेसिबिलिटी या कह सकते हैं संपीड़ितता के आधार पर, संपीड़ितता के आधार पर। इसके बाद दूसरा होता है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर। तीसरा होता है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या होता है इंग्लिश बता दूंगा इसकी। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है, इसलिए ध्यान रखना कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। अब इनके कुछ अलग अलग टाइप होते हैं, तो कौन कौन से होता है, बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता के आधार पर, बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर। इसके बाद होता है बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, यानी फ्लूइड का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो इस चीज को टेबल ना देख के आपके मन में मैं बताऊं क्या क्या कौन कौन से किया जाता है, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, सैद्धांतिक यानी कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी यानी
संपीड़ितता के आधार पर होता है, दूसरा होता है आपका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर, तीसरा होता है आपका न्यूटन की श्यानता नियम के आधार पर। दोबारा से रिपीट करेंगे, यानी सबसे पहले यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, निम्न प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, ध्यान रखना, मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से किया जाता है, सबसे पहला आता है बेस ऑन कंप्रेसिबिलिटी, बेस ऑन कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता के आधार पर। इसके बाद बात आती है कौन से, तो दूसरा होता है सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर, बेस ऑन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल। तीसरा होता है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर, यानी बेस ऑन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं, देखो संपीड़ितता के आधार पर जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं लिक्विड यानी द्रव, और दूसरा होता है गैस एंड वेपर यानी गैस एवं वाष्प। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बात करते हैं आखिरकार लिक्विड होता क्या चीज है। तो लिक्विड मतलब होगा, देखो आपने देखा होगा पानी जो होता है अगर आपने किसी बर्तन के अंदर भर दिया तो उसकी लेयर दिखती है ना आपके लिए ऊपर से कि हाँ इसकी इतने लेयर तक पानी भरा हुआ है। तो द्रव, इस चीज के लिए हम ध्यान रखना, लिक्विड के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी असंपीड़ित तरल भी कहते हैं। यानी इस पर फोर्स लगाने के कारण, लिक्विड क्या होते हैं जिस पर फोर्स लगाने के कारण उसके आकार में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स, यानी समझ में आ गया ना क्या, यानी संपीड़ितता के आधार पर क्या होती है, दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड और दूसरा होता है गैस एंड वेपर। यानी लिक्विड क्या होता है कि जिस पर बाह्य बल लगाने के कारण उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ध्यान रखना इसकी डेंसिटी भी जो होती है बहुत अधिक होती है इसकी अपेक्षा। ये चीज याद रखने की होती है हमेशा। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछेगा लिक्विड क्या होता है, वो ये पूछेगा, ऑप्शन देके चलेगा, दो दे दिए या दोनों की होता है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे कह देगा कि लिक्विड यानी डेंसिटी किसकी हाई होती है, तो ऑप्शन देगा लिक्विड, गैस एंड वेपर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब होगा कि कौन सा होगा इन दोनों की स्थितियों में, हमेशा लिक्विड होगा। ध्यान रखना, लिक्विड की डेंसिटी गैस एंड वेपर की अपेक्षा क्या होती है, हाई होती है, और गैस एंड वेपर की क्या होती है, कम होती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, लिक्विड क्या होता है कि यानी एक ऐसा फ्लूइड होता है जिस पर बाह्य बल लगाने के कारण यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। और लिक्विड के अंदर फ्री सरफेसेस पाई जाती है, पाई जाती नहीं, और इसका आयतन होता है जो निश्चित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करने चलते हैं, समझ में आया होगा। इसके बाद यानी वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो, दोबारा से बोल सकता हूँ कि यानी लिक्विड, ध्यान से सुनना एक बार कि लिक्विड क्या होता है कि यानी यह एक ऐसा तरल, या लिक्विड क्या होता है, यह एक ऐसा तरल होता है जिस पर बाह्य बल लगाने के कारण इसके आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, और इसमें फ्री सरफेसेस भी पाई जाती हैं, और इसकी डेंसिटी जो होती है अधिक होती है किसकी अपेक्षा, गैस एंड वेपर की अपेक्षा। तो गैस एंड वेपर में क्या होगा, यानी इसे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, इसे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, इसे असंपीड़ित भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, असंपीड़ित तरल भी कहते हैं, और इसे संपीड़ित तरल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आखिरकार बात ध्यान रखना, गैस एंड वेपर क्या है, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसे संपीड़ित तरल भी कहते हैं। ठीक है, और गैस यानी इसके अंदर फ्री सरफेसेस नहीं पाई जाती है, यानी ये जिसके अंदर रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं, उसे क्या कहते हैं, गैस एंड वेपर कहते हैं। स्टूडेंट आई होप आपके समझ में आया होगा आखिरकार बेस्ड ऑन कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर फ्लूइड का क्लासिफिकेशन। मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, लिक्विड होता है, इसके बाद कौन सा होता है, गैस एंड वेपर होता है। तो स्टूडेंट दूसरा होता है आपका सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर, बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल। आखिरकार कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना दो होते हैं, एक होता है सबसे पहला, एक आता है आपका आदर्श तरल, और दूसरा होता है वास्तविक तरल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आदर्श तरल क्या होता है, यानी आइडियल फ्लूइड क्या होती है, और रियल फ्लूइड, इसे कहते हैं इंग्लिश में आदर्श तरल के लिए आइडियल फ्लूइड, और वास्तविक तरल के लिए कहते हैं रियल फ्लूइड। तो यानी आदर्श तरल क्या होते हैं, ध्यान रखना कि यानी वे फ्लूइड जिसमें पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी श्यानता, कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ितता, ये सारी प्रॉपर्टी यदि
ETC कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब ये आप सोच रहे हैं भैया ये कहने वाले थे कि ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ध्यान रखना ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, तो उसे कहते हैं आदर्श तरल यानी आइडल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यानी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी तो उसे कहते हैं आइडल फ्लूइड, और यदि सारी की सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसे क्या कहती है? वास्तविक तरल यानी रियल फ्लूइड कहते हैं। समझ में आया ना? वह तरल जिसमें, आदर्श तरल की बात करते हैं, वह तरल जिसमें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी आदि प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आदर्श तरल कहते हैं। वास्तविक तरल इसका अपोजिट हो जाता है, यानी वह तरल जिसमें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन यानी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ETC आदि प्रॉपर्टी पाई जाती है यानी होती है, तो उसे कहते हैं वास्तविक तरल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। आप वीडियो को रोक के उसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आखिरकार तीसरे कंडीशन की। न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर भी ध्यान रखना, तरल हमारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? न्यूटनीय तरल, न्यूटनीय तरल, दूसरा होता है अन्यूटनीय तरल। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटनीय फ्लूइड और नॉन न्यूटनीय फ्लूइड। यानी न्यूटनीय तरल क्या होते हैं? जो न्यूटन के नियम का यानी न्यूटन के लॉ का पालन करते हैं वह न्यूटनीय तरल कहलाते हैं, और पहले वाले कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उसे कहते हैं अन्यूटनीय तरल। यह ध्यान रखना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूटन का श्यानता नियम क्या होता है। तो मैं आपके लिए देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज बताऊंगा कि न्यूटन का श्यानता नियम क्या होता है। आई होप आपके देखो समझ में आया होगा, लेकिन फिर उससे पहले लेक्चर होगा तो करने से पहले आपके लिए एक बार रिपीट करता हूँ कि आखिरकार क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कितने प्रकार से था। तो बिना देखे आप बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड कितने प्रकार से किया था? मैंने 3 प्रकार से किया था। कौन कौन सा? संपीड़ितता के आधार पर, सैद्धांतिक व्यवहारिकता के आधार पर और न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर। संपीड़ितता के आधार पर कौन कौन से थे? 2 थे। कौन से थे? लिक्विड, गैस एंड वेपर था। इसके बाद दूसरा था सैद्धांतिक एवं व्यवहारिकता के आधार पर। कौन कौन सा था? सैद्धांतिक व्यवहारिकता के आधार पर 2 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? आदर्श तरल और वास्तविक तरल। तीसरा था आपका न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर न्यूटनीय तरल और अन्यूटनीय तरल। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर बंद करते हैं, और आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि आपके लिए कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर आपकी कुछ चीज समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें, और अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। थैंक यू।